नमस्कार, स्वागत है आप सभी का म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। आपके साथ मैं हूं स्वाति। हमारे पास आपके ढेरों सवाल हर दिन आते हैं और क्या आप जानते हैं कि उन ढेरों सवालों में से सबसे अधिक पूछा जाने वाला सवाल कौन सा है? सबसे अधिक पूछा जाने वाला सवाल होता है कि मेरा इस फंड में निवेश है, मेरा पोर्टफोलियो सही है या फिर नहीं। तो आखिर ये शंका क्यों आती है कि निवेशक के मन में? क्या सही तरीके से निवेश करने के लिए किसी एडवाइज़र की सलाह या सर्विस लेना ज़रूरी है? आज के शो में हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप खुद से ये तय कर सकते हैं कि आपका पोर्टफोलियो सही है या फिर नहीं। और इस बातचीत में हमारे साथ हैं आज JRL मनी के को-फाउंडर विजय मंत्री जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। विजय सर, कैसे हैं आप? धन्यवाद। बहुत अच्छे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप, आपके व्यूअर्स सभी सुरक्षित हैं। जी सर। जो ये हमने अभी इंट्रो दिया इस शो का की जो भूमिका बताई, ये पहला सवाल आपसे ये कि ये शंका एक निवेशक के मन में क्यों आती है? क्या इसलिए क्योंकि ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं और फियर ऑफ मिसिंग आउट एक निवेशक के मन में बहुत ज़्यादा रहता है? दोनों, और कुछ ये भी है कि काफी इन्वेस्टर खुद करना चाहते हैं और उस प्रोसेस में जनरली क्या होता है कि एक जो ट्रेडिशनल मेथड से हम इन्वेस्ट करते आए हैं कि जब आप एफडी के अंदर पैसा डालते हैं तो आपको रिटर्न दिखता है कि 3 महीने की एफडी का क्या है, 6 महीने की एफडी का क्या है, 1 साल, 3 साल, 5 साल, तो आपको रिटर्न दिखता है। और जब आप म्यूचुअल फंड जैसे प्रोडक्ट में पैसा डालते हैं तो पुराना रिटर्न दिखता, आने वाला रिटर्न नहीं दिखता। एफडी में ये बताया जाता है कि आने वाला रिटर्न क्या रहेगा। तो जब इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने जाता है तो अक्सर वो क्या करता है कि एफडी का फ्यूचर का रिटर्न देखता है और म्यूचुअल फंड का पास के रिटर्न से कंपैरिजन करता है, जिनका एक्चुअली कोई लेना देना नहीं होता। तो क्या होता है कि एक निवेशक देखता है कि जिस फंड में अच्छा रिटर्न आया, इसका मतलब वो फंड अच्छा है। ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि इसमें काफी चीजें हमको देखनी पड़ती है। तो आज हम कोशिश करते हैं कि बहुत ही डीप में जाके, लेकिन चीजों को बेसिक रखते हुए वो इन्वेस्टर को समझा सके। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले इन्वेस्टर को देखना चाहिए कि वो जो इन्वेस्ट कर रहा है उस पैसे का टाइम होराइजन क्या है। ये सबसे पहले सवाल इन्वेस्टर को अपने आप से पूछना चाहिए। वो टाइम होराइजन 1 दिन हो सकता है, 7 दिन हो सकता है, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5, 10, 15, 20, कुछ भी हो सकता है। एक तो ये, जब अपने को टाइम पीरियड की क्लैरिटी रहे। कभी कभी इन्वेस्टर को टाइम पीरियड की क्लैरिटी नहीं रहती है। कभी ऐसी क्लैरिटी रहती है कि ये पैसा मुझे 3 महीने तक नहीं चाहिए, लेकिन उसके बाद कभी भी चाहिए हो सकता है। और कभी वाला पीरियड 3 महीने से लेके 3 साल में आ सकता है। तीसरा होता है कि इन्वेस्टर बोलता है कि यार मुझे पता नहीं है मुझे पैसा कब जरूरत पड़ सकती है। हो सकता है 3 महीने बाद पड़े, हो सकता है 3 साल बाद पड़े। तो 3 बकेट होते हैं इन्वेस्टर के जनरली इन्वेस्ट करने के। तो हम उसके बारे में ढंग से चर्चा करेंगे। अगर आपको क्लियरिटी है कि आपको इतने पीरियड के लिए पैसा आपको मिनिमम जरूरत नहीं है, वो 7 दिन, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, कोई भी पीरियड है, तो सबसे सिंपल इन्वेस्टर को करना चाहिए कि उस पीरियड के बैंक डिपॉजिट के रेट निकाल ले और एसबीआई, एचडीएफसी जो टॉप बैंक्स के रेट निकाल ले कि मुझे एफडी में इतना मिल रहा है। अभी उसका कंपैरिजन करें पहले डेट फंड से म्यूचुअल फंड के, और डेट फंड में म्यूचुअल फंड के हिस्टोरिकल रिटर्न नहीं देखें, क्योंकि उनका कोई मतलब नहीं है। आपको ये देखना है कि फंड का वाईटीएम क्या है। वाईटीएम मतलब यील्ड टू मैच्योरिटी क्या है, और उस फंड का एवरेज ड्यूरेशन क्या है। जैसे आप एफडी करते हो 3 महीने की, फंड का ड्यूरेशन भी होता है, किसी का 2 महीना, किसी का 3 महीना, किसी का 6 महीना और किसी का 12 महीना। तो आप जिस टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं उसी टाइम पीरियड का मैच्योरिटी वाला डेट फंड चूज करें। वो आपने चूज कर लिया, तो अब इस डेट फंड का वाईटीएम क्या है, इसका मतलब क्या है, उस डेट फंड के अंदर जो सिक्योरिटीज है उनका इंटरेस्ट क्या है। अगर वो वाईटीएम बैंक एफडी से ज्यादा है तो आपको डेफिनेटली वो डेट फंड आप चूज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड की क्रेडिट क्वालिटी ठीक रहे। तो सबसे पहले तो अपने को ड्यूरेशन डिसाइड करना है, उसके बाद डिसाइड करना है कि कंपेयर टू बैंक एफडी क्या मेरे को
ये अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है। तो हम खाली भी डेट की बात कर रहे हैं, कैटेगरी की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक फंड में हम बाद में जाएंगे। विजय सर, एक चीज़ बताएं, यहाँ पे आपने वाईटीएम की बात की है और आपने कहा कि निवेश करने के पहले एक एवरेज ड्यूरेशन और वाईटीएम दोनों देख लीजिए। ये दोनों चीज़ें एक निवेशक को, एक लेमैन आम निवेशक को कहाँ देखने को मिलती है? बहुत सिंपल है, आप फंड की वेबसाइट पे चले जाइए, फंड फैक्ट शीट में आपको 2 मिनट के अंदर मिल जाएगा। तो ओके। आप इन्वेस्टर अगर टाइम लगा रहा है रिटर्न ढूंढने में, तो थोड़ा टाइम लगा ले कि वाईटीएम क्या है। बहुत सिंपल है, फंड में लिखा रहता है यील्ड टू। वाईटीएम का मतलब क्या है कि उस फंड में जो सिक्योरिटी है उस पर क्या इंटरेस्ट आएगा, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। और उसको हम वाईटीएम बोलते हैं, यील्ड टू मैच्योरिटी। और एवरेज मैच्योरिटी का मतलब है कि ये फंड इतने लंबे पीरियड की सिक्योरिटी अपने पोर्टफोलियो में रखता है। तो दोनों चीजें बहुत आसानी से मिल जाती है, 2 मिनट का काम है। आप गूगल पे टाइप कर सकते हैं व्हाट इज अ वाईटीएम ऑफ दिस फंड, व्हाट इज अ वाईटीएम एवरेज मैच्योरिटी ऑफ दिस फंड, आपको 2 मिनट में आंसर मिल जाएगा। ओके, तो ये डेट फंड के लिए है कि आप अपने जो आपका समय सीमा है उससे मैच करेंगे एवरेज ड्यूरेशन, और वाईटीएम से चेक कर लेंगे कि आपको बैंक एफडी से रिटर्न यहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। राइट सर? बिल्कुल ठीक बात है। तो अब ये डेट में अगर आपने ये दोनों चीज़ें चेक कर ली तो आपके मन में शंका नहीं रहेगी एक निवेशक के मन में कि मेरा निवेश सही है कि नहीं है। और उसके बाद आप उसके अंडरलाइंग पोर्टफोलियो देखें कि उसके अंदर सिक्योरिटीज क्या है। अगर आपको कहीं भी डिस्कम्फर्ट आ रहा तो उस फंड को नहीं चूज करें या किसी की सलाह ले उसके अंदर। और जब आप डेट में पैसा डालें तो किसी भी एक फंड में 15 से 20% के ऊपर अलोकेशन नहीं देवें। अच्छा। दूसरा बात ये भी करें कि जैसे आपने एक फंड हाउस का लिक्विड फंड लिया तो उसी फंड हाउस का फिर अल्ट्रा शॉर्ट टर्म मत लीजिए। अगर उसी फंड हाउस का अल्ट्रा शॉर्ट टर्म लिया तो उसी फंड हाउस का लो ड्यूरेशन या मीडियम टर्म फंड मत लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। आप हम बोलते रहे कि मैंने डाइवर्सिफाइड कर लिया, लेकिन अगर आपने एक ही फंड हाउस के 4 फंड ले लिए तो आपका जेन्युइन डिवर्सिफिकेशन नहीं हुआ। क्योंकि फंड हाउस तो वही है, फंड मैनेजर जनरली वही रहता है, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर एक ही रहता है फिक्स इनकम साइड में। तो बहुत जरूरी है कि आप एक फंड हाउस का लिक्विड लीजिए, दूसरे फंड हाउस का अल्ट्रा लीजिए, तीसरे फंड हाउस का लॉन्ग ड्यूरेशन फंड लीजिए, तो आपको 3-4 डिवर्सिफिकेशन मिल जाएगा। जी जी। तो ये डेट फंड में आप अपना पोर्टफोलियो इस तरीके से चेक कर सकते हैं। अब हम इक्विटी की बात कर ले सर। बिल्कुल, ये तो हो गया डेट में, ये तो हम कैटेगरी की बात करेंगे। उसके अलावा अब इक्विटी की तरफ जाते हैं। तो इक्विटी में क्या करना चाहिए आपको कि आपका सर्टेन एलोकेशन लार्ज कैप के अंदर होना चाहिए। वो लार्ज कैप में हो सकता है, इंडेक्स फंड में हो सकता है। तो मेरे हिसाब से एक आम इन्वेस्टर का 20 से 25% पैसा लार्ज कैप के अंदर रहना चाहिए। और आजकल तो सेबी ने बहुत क्लियर कर दिया कि फंड को लार्ज कैप या ब्लू चिप नाम से बोलना पड़ेगा, आप कुछ भी आड़ा टेढ़ा नाम नहीं रख सकते। तो एकदम क्लियरिटी है इसके अंदर। तो 20-25% आपका एलोकेशन लार्ज कैप में रहना चाहिए। 20-25% आपका 25 से 30% पैसा आपका मल्टी कैप में, जो भी कैटेगरी धीरे धीरे फ्लेक्सी कैप में कन्वर्ट हो जाएगी, तो वो फ्लेक्सी कैप में आप रख सकते हैं। उसमें फंड मैनेजर डिसाइड करेगा कि कितना पैसा मुझे, क्या मार्केट का सेगमेंट लार्ज कैप इंटरेस्टिंग लग रहा है या मिड कैप इंटरेस्टिंग लग रहा है या स्मॉल कैप इंटरेस्टिंग लग रहा है। फिर आप थोड़ा पैसा 15-20% आप मिड कैप में रख सकते हैं, 15-20% स्मॉल कैप पे रख सकते हैं, और 5 से 10% पैसा आप वैल्यू ऑफ फोकस कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं। तो उस कैटेगरी वाइज एक आम निवेशक के लिए सलाह है ये। हर आदमी का इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट अलग हो सकता है। कोई बुजुर्ग है तो उसका रिक्वायरमेंट अलग होगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन मैं खाली एक आम निवेशक के लिए ये बात बोल रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इस टॉपिक से अलग जा रही हूँ। आपने कहा मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप की बात की कि वहाँ पर 25% के आसपास निवेश कर सकते हैं। एक सवाल, क्योंकि आप इतने सालों से इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं सर, मल्टी कैप क्या सारे मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप में कन्वर्ट हो जाएंगे, ऐसा आपको लगता है? क्या ये मल्टी कैप कैटेगरी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी कुछ दिनों के बाद? नहीं, मल्टी कैप कैटेगरी एग्जिस्ट करेगी, लेकिन फ्लेक्सी कैप, आप मल्टी कैप में इसलिए गए थे कि मल्टी कैप में आप फंड मैनेजर को ऑप्शन देना चाहते थे कि वो डिसाइड करे कि भाई कितना पैसा लार्ज में जाएगा, कितना मीडियम में जाएगा, कितना स्मॉल में जाएगा। अभी मल्टी कैप में वो सेबी ने रेस्ट्रिक्शन डाल दिया कि आपको मिनिमम 25% तीनों में रखना पड़ेगा। तो मल्टी की जो फ्लेक्सिबिलिटी थी वो खत्म हो जाएगी, तो नई कैटेगरी फ्लेक्सी कैप बन जाएगी। तो मुझे लगता है कि सारे के सारे फंड जो मल्टी कैप वाले हैं
वो फ्लेक्सी कैप के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। मल्टी कैप में आप में जाना है तो आपका सिंपल लॉजिक है कि आपको मालूम है कि मिनिमम 25% इन तीन कैटेगरी के अंदर रहेगा, तो वो वैसा होने वाला है। बट मुझे लगता है कि जो बड़ा फंड है वो ज्यादा से ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी अपने पास रखना चाहेगा। ओके। और सर एक बात बताएं, आपने जो ये आपने एक बात हालांकि कही कि ये उम्र के हिसाब से या रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से तय करे इंसान कि उसको 25% रखना है लार्ज कैप में या 10% या कितना इक्विटी में कितना डेट में। तो उम्र जब बदलती है, मान लीजिए कि हम अभी 25 साल के हैं और 35 साल में, तो क्या 35 साल में वो पूरा चेंज हो जाएगा हमारा रेशियो या प्रोपोर्शन इक्विटी इन्वेस्टमेंट का, या कितने सालों में ये चेंज कर सकते हैं? क्योंकि वहाँ पर भी एक शंका आती है लोगों के मन में उस टाइम पे कि अब मेरी उम्र 40 साल हो गई है, 45 साल हो गई है, क्या मेरा ये निवेश इतना ज़्यादा इक्विटी में निवेश सही है या नहीं है? अगेन मैं वापस वही जाऊंगा कि आपको ये नहीं देखना है कि आपकी उम्र क्या है, एक बहुत सिंपलिस्टिक तरीका देखने का। आपको ये देखना है कि आप पैसा कितने पीरियड तक रखना चाहते हैं। अगर 40 साल की उम्र में भी आपको अगले 40 साल तक पैसा रखना है, 30 साल तक पैसा रखना है, तो आपको इक्विटी में एलोकेशन ज्यादा रखना पड़ेगा। अभी जो स्टैंडर्ड डेट इक्विटी एलोकेशन की हम बात पहले करते थे कि 100 माइनस समबडीज एज, आपको वैसा एलोकेशन इक्विटी में डेट में करना चाहिए। अब वो सारी कहानी खत्म हो गई, क्योंकि उस टाइम डेट के अंदर 10-10% रिटर्न आते थे। अभी आप स्टैंडर्ड 50-50% पोर्टफोलियो बनाएंगे और डेट के अंदर नेट ऑफ टैक्स 3-4% रिटर्न आएगा, तो क्या करेगा इन्वेस्टर? राइट। और इंडिया के अंदर डेट एलोकेशन तो इन्वेस्टर का वैसे ही होता रहता है। लोग पीपीएफ में पैसा डालते हैं, बैंक डिपॉजिट इज अ पार्ट ऑफ डेट एलोकेशन। फिर आप एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड में पैसा डालते हैं, एनएससी में पैसा डालते हैं, वेरियस गवर्नमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल स्कीम्स में लोगों ने पैसे डाल रखे हैं, लोग अपने दोस्तों को लेंड करते हैं। तो इंडिया में डेट एलोकेशन एक आम आदमी का वैसे ही बहुत ज्यादा होता रहता है। तो आपके हिसाब से डेट फंड का इस्तेमाल किस तरह की जरूरत के लिए करना चाहिए? जब डेट एलोकेशन ऑलरेडी है उसका, तो फिर सिर्फ इमरजेंसी फंड के लिए या फिर किसी और भी जरूरत के लिए, लक्ष्य के लिए? इमरजेंसी फंड के लिए डेफिनेटली करना चाहिए। दूसरा, डेट फंड का इस्तेमाल आपको उस पैसे पे करना चाहिए जहां सबसे बड़ा रिस्क आपको करंट परचेसिंग पावर को प्रोटेक्ट करना, मतलब उसमें 3 साल तक कोई कैपिटल का नुकसान नहीं होना चाहिए। मुझे जो 3 साल का या 4 साल तक विजिबिलिटी जो कैश फ्लो की आपको चाहिए कि बच्चों को बाहर भेजना पढ़ने के लिए, शादी है या कोई बड़ा लोन चुकाना या घर की इंस्टॉलमेंट देनी है, घर खरीदना है, तो वो जो पैसा एक्यूमुलेट होता है अगले 3 साल तक का जो पैसा है वो आपको 100% डेट के अंदर ही रखना चाहिए। ये तो हम उसकी बात करें भी, लेकिन वो अपना लार्ज कैप मल्टी कैप वाला भी डिस्कशन पूरा नहीं हुआ जी। जैसे अब में बोल रहा हूं कि अगर आप एक फंड हाउस का लार्ज कैप फंड लें तो उस फंड हाउस का फिर मल्टी कैप फंड नहीं लेवें। ओके। किसी फंड हाउस का मल्टी कैप लिया तो उसका मिड एंड स्मॉल कैप नहीं ले। अगर आपको जेन्युइन डिवर्सिफिकेशन चाहिए तो हर कैटेगरी के अंदर अलग अलग फंड हाउस आपको चूज करना बहुत जरूरी है। कोई फंड हाउस का स्मॉल कैप में बहुत अच्छा एक्सपर्टीज है, कोई फंड हाउस का मल्टी कैप में बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी है, कोई फंड हाउस का लार्ज कैप में बहुत अच्छा स्ट्रेंथ है। एक फंड हाउस के सारे फंड कैटेगरी में रिपीट नहीं करना चाहिए। जैसे हमने डेट में बोला वैसा इक्विटी में भी करना चाहिए, क्योंकि हमने देखा एक फंड हाउस की 6 स्कीम सडनली बंद हो गई, रिडम्पशन बंद हो गया, वापस पैसा उनका मिलना चालू होगा। लेकिन सपोज आपका आधा से ज्यादा पैसा 2-3 उसी फंड हाउस की स्कीम में होता तो आपको बहुत बड़े तकलीफ के दौर से गुजरना पड़ता। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास अगर आप 5 स्कीम में निवेश करते हैं तो 5 अलग अलग फंड हाउस होने चाहिए। एक फंड हाउस का 2 स्कीम आपके हिसाब से एकदम सही स्ट्रैटेजी नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी स्ट्रेटेजी। आपको किसी भी फंड हाउस में अपने एग्रीगेट पोर्टफोलियो का 15% के ऊपर कभी नहीं देना है। क्योंकि आज परफॉर्मेंस डाइवर्जेंट इतना ज्यादा हो गया है। और दूसरा एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया कि अगर फंड हाउस की एयूएम बढ़ जाती है, जैसे लार्ज कैप में 10,000 करोड़ के ऊपर एयूएम बढ़ गई तो उस फंड हाउस का परफॉर्मेंस आना बंद हो जाता है। मिड कैप में 5,000 करोड़ के ऊपर एयूएम हो गई तो फंड हाउस का परफॉर्मेंस आना बंद हो जाता है। और स्मॉल कैप में 2,000 करोड़ के ऊपर एयूएम गई तो परफॉर्मेंस आने में चैलेंजेस हो जाते हैं। तो आप जनरली क्या होता है कि इन्वेस्टर एक बड़ी ब्रांड देख के पैसा जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया में पिछले 4-5 या 10 साल का करीब पीरियड ऐसा हो गया
कि जो बड़े फंड हाउस है, जो बड़ी एयूएम वाले हैं, उनका परफॉर्मेंस में बड़ा चैलेंजिंग दौर आ रहा है। तो अगर आपने 4-5 फंड में पैसा डाला, हो सकता है कि आपके पोर्टफोलियो में अच्छे परफॉर्मिंग फंड आपके पोर्टफोलियो में नहीं रहें। तो अभी हम डिस्कस कर सकते हैं कि फंड को रिव्यू कैसे करना चाहिए। जी सर, तो हम पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद हम लौट कर वापस आएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आपको अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करना है, फंड स्कीम्स रिव्यू करना है कि उसमें बने रहें या नहीं, क्योंकि उस पर भी आपको बहुत ज़्यादा शंका होती है, तो वो आप कैसे कर सकते हैं, किन पैरामीटर्स पे आप चेक करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, लौटते छोटे से ब्रेक के बाद। म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे आप खुद से ये तय कर सकते हैं या चेक कर सकते हैं कि आपका पोर्टफोलियो सही है या फिर नहीं। और बातचीत में हमारा साथ दे रहे हैं JRL मनी के को-फाउंडर विजय मंत्री जी। मंत्री सर, हमने जाने के पहले कहा कि भाई सबसे एक शंका पोर्टफोलियो रिव्यू करने की आती है, क्योंकि वो इतनी जगह सुनते हैं कि इस क्राइटेरिया पे चेक करें, निकल जाए, बने रहें, इसको लेके हमेशा उलझन बनी रहती है। आपके हिसाब से एक बहुत ही सिंपल सा कोई फॉर्मूला है जिसके आधार पर एक निवेशक तय कर सकता है कि फंड में बने रहना चाहिए या फिर निकल जाना चाहिए? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है चेक करना। आपको कैसे एग्जामिन करना है मैं आपको बता दूं। जी। पहले तो उस फंड का 3 से 5 साल का परफॉर्मेंस लीजिए और फिर उस फंड को पहले कंपेयर करिए उसके बेंचमार्क से। तो वो फंड की फैक्ट शीट में आता है बेंचमार्क से भी, ने अभी टोटल रिटर्न इंडेक्स बोल दिया है, तो उससे आप कंपैरिजन कर लिए। अगर वो फंड हाउस, अगर वो स्कीम, पर्टिकुलर स्कीम बेंचमार्क से कम रिटर्न दे रही है, तो आपको सोचना चाहिए कि उसमें पैसा डालें या कंटिन्यू रखें कि नहीं रखें। तो पहला क्राइटेरिया तो ये हो गया कि अगर बेंचमार्क से नीचे रिटर्न आ रहा है तो आपके ऊपर, आपको उसके बारे में सोचना है। दूसरा, उसी कैटेगरी के अंदर, जैसे हम लार्ज कैप में कोई फंड है उसका हमने बेंचमार्क से कंपैरिजन किया, अगर बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म कर रहा है, बेंचमार्क से कम रिटर्न दे रहा है, तो फिर हमको देखना चाहिए कि पीयर ग्रुप, मतलब उस कैटेगरी में इंडस्ट्री में 30-40 फंड हैं, वो एवरेज से नीचे रिटर्न दे रहा है, ऊपर रिटर्न दे रहा है। तो अगर बेंचमार्क के नीचे रिटर्न दे रहा है और पीयर ग्रुप उससे भी नीचे रिटर्न दे रहा है, तो उस फंड हाउस से पैसा निकाल लेना चाहिए। क्लियर है? अगर कोई फंड हाउस बेंचमार्क से नीचे रिटर्न दे रहा है लेकिन पीयर ग्रुप से ऊपर रिटर्न दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि इंडस्ट्री के सारे फंड उस कैटेगरी में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं। तो आप उसमें थोड़े दिन रह सकते हैं, लेकिन बेटर अल्टरनेट है कि फिर उस कैटेगरी में आप इंडेक्स फंड में चले जाएं, क्योंकि अगर बेंचमार्क ही बीट नहीं कर पा रही इंडस्ट्री इवन 3 से 5 साल के पीरियड में, तो अच्छा है कि आप उस कैटेगरी से हटके इंडेक्स फंड के अंदर, सॉरी, उस फंड स्कीम से निकल के इंडेक्स फंड में चले जाए। तो पीयर ग्रुप से उसके बाद देखना है कि अगर वो फंड बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर रहा है, मतलब उस कैटेगरी की जो उसकी बेंचमार्क उस फंड की उससे अच्छा रिटर्न दे रहा है, तो उस फंड में अपने को रहना चाहिए, टिके रहना चाहिए। उसके बाद कंपैरिजन करना चाहिए कि बेंचमार्क को तो बीट कर रहा है, लेकिन पीयर ग्रुप में कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है। अगर पीयर ग्रुप में भी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है और बेंचमार्क को भी बीट कर रहा है, तो मतलब फंड बहुत अच्छा है, उसके अंदर आप कंटिन्यू पैसा डाल सकते हैं आने वाले पीरियड में भी। अगर बेंचमार्क को बीट कर रहा है लेकिन पीयर ग्रुप को बीट नहीं कर रहा है, तो उस फंड के अंदर अपने को एडिशनल पैसा नहीं डालना है, अपने को उस कैटेगरी में फिर दूसरे फंड चूज करने चाहिए जो उससे अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। तो ये बेसिक बेंचमार्क अगर इन्वेस्टर करे तो उसका पोर्टफोलियो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन ये परफॉर्मेंस अप्रेजल 3 महीने, 6 महीने, 1 साल की परफॉर्मेंस पे नहीं करना चाहिए। आपको फंड कम से कम 3 साल का पीरियड देना चाहिए। तो जो हर साल रिव्यू करते हैं अपना पोर्टफोलियो, उसमें फिर क्या देखेंगे? नहीं, हर साल रिव्यू करिए, रिव्यू करके देखिए कि ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा। जैसे आज आपने रिव्यू किया, तो आज आपने डिसीजन लिया कि मेरे को पैसा डाले हुए 1 साल हो गया, रिव्यू किया है कि वॉच लिस्ट के अंदर है, लेकिन अभी इमीडिएटली पैसा मुझे नहीं निकालना है, तो रिव्यू आप करिए, लेकिन वॉच लिस्ट में डाल के रखिए। उसके बाद सेकंड ईयर रिव्यू करिए, परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ या और खराब हुआ,
तो आप उसका नोट रखिए, और फिर थर्ड साल में अगर परफॉर्मेंस खराब रहा तो डेफिनेटली आपको पैसा निकालना है, क्योंकि आपका जब ईयरली रिव्यू करते हैं तो कुछ फंड 1 साल के पुराने होते हैं, कुछ 3 साल के ऊपर पुराने होते हैं, कुछ 5 साल के ऊपर पुराने होते हैं। तो ईयरली रिव्यू में कॉल लीजिए कि 3 साल के आसपास हो गया, उस फंड में ये जो हमने अभी बात की वो हो रहा कि नहीं हो रहा है। अगर वो नहीं हो रहा तो अपने को फिर पैसा निकालना चाहिए। सर एक चीज़ आपने कहा, ये तो क्लैरिटी हो गई, आप बेंचमार्क और पीयर के कंपैरिजन कर करके आप कॉल ले सकते हैं कि बनना है, रुकना है, कि कंटिन्यू करना है या निकल जाना है। आपने थोड़ी देर पहले एक बात कही थी कि जब भी किसी लार्ज कैप का या मिड कैप का, स्मॉल कैप का जो AUM है एक सर्टेन साइज़ के बाद आगे बढ़ता है, लिमिट से ऊपर जाता है, तो वहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छी आनी मुश्किल हो जाती है उस फंड में। तो ऐसे में अगर मान लीजिए कि 3 साल या 4 साल निवेश किया है और उसका AUM 10,000 करोड़ मान लीजिए किसी लार्ज कैप का बढ़ गया हो, तो क्या निवेशक को सिर्फ इस बेसिस पे कि AUM इसका अब थोड़ा ज़्यादा होता जा रहा है, मुझे यहाँ रुक जाना चाहिए या निकल जाना चाहिए, ऐसा कॉल लेना सही होगा क्या? बिल्कुल सही रहेगा। अगर आपने पैसा डालना चालू किया फंड में, फंड का साइज छोटा था, परफॉर्मेंस अच्छा था, आपने पैसा डालना चालू किया, 2-3 साल आपने पैसा डाला, फंड का परफॉर्मेंस ठीक रहा, लेकिन जब बहुत बड़ा साइज बढ़ गया तो आप देखेंगे कि फंड का परफॉर्मेंस डिटेरिएट होना, खराब होना चालू हो जाता है कंपेयर टू पीयर ग्रुप। क्योंकि अगर किसी फंड का साइज 20,000 करोड़ हो गया तो उसको 1% स्टेक भी किसी कंपनी में लेना होता है, तो उसको 200 करोड़ का माल खरीदना होता है, और इंडियन मार्केट में एक्सेप्ट फ्यू स्टॉक्स उसके नीचे वॉल्यूम नहीं है, तो वो खरीदने जाएगा, बेचने जाएगा तो प्राइस को इम्पैक्ट करता है। तो डेफिनेटली इन्वेस्टर को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि अगर फंड की साइज बढ़ रही है, इनवेरिएबली 90% केसेस में परफॉर्मेंस खराब होती है। ये इंडिया का स्टोरी नहीं है, ये ग्लोबल मार्केट में ही बहुत अच्छी स्टडी कर चुके हैं लोग बाग कि जब साइज बढ़ती है तो फंड मैनेजर की फ्लेक्सिबिलिटी कम होती जाती है। और ये इक्विटी में भी, म्यूचुअल फंड में भी नहीं, ये सिचुएशन आप पीएमएस के अंदर भी देखेंगे कि पीएमएस में 2-3 हजार करोड़ के ऊपर AUM होते ही परफॉर्मेंस खराब होना चालू हो जाती है, उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रह पाती। ओके और एक आखिरी सवाल सर, आइडियली हमारे पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं, इक्विटी में भी आपके पास तमाम तरह के ऑप्शन हैं, डेट में उससे ज़्यादा, फिर एक हाइब्रिड कैटेगरी है, और हर कुछ वक्त पे कुछ नई नई थीम बाज़ार में आती रहती है, उसके हिसाब से फ़ंड लॉन्च होते हैं, इतने सारे ऑप्शन हैं। लेकिन अगर एक आम निवेशक को अपना एक सिंपल सा पोर्टफोलियो बनाना है, से 4 से 5 इक्विटी फंड का, तो किस 4 से 5 कैटेगरी में निवेश करके एक निवेशक आराम से अपने लक्ष्य पूरा कर सकता है? उसको बहुत ज़्यादा अपने निवेश को छितराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, एक आप कंपोनेंट रखिए बाय एंड होल्ड का, कि भैया जिसको मैं कभी छूंगा नहीं, वो पैसा आप इंडेक्स फंड में रखिए, क्योंकि वहां आपको फंड चेंज करने का जरूरत भी नहीं है जी, क्योंकि वो इंडेक्स के हिसाब से रिटर्न देगा, तो वो आपका बड़ा पैसा वहां पे चला जाता है। उसके बाद आप 2 फंड मल्टी कैप चूज कर लिए, 2 फंड मिड कैप चूज कर लिए, ये 2 फंड आप स्मॉल कैप चूज करके रह सकते हैं, और इंडेक्स में खाली आप 1 फंड रख सकते हैं। तो आप ऐसा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। लेकिन मैं 5-6 फंड की एडवाइस किसी को नहीं देता। मेरे हिसाब से कम आपको अपने पोर्टफोलियो में 8 से 10 फंड रखने ही पड़ेंगे। अगर वो आपने नहीं रखा तो हो सकता है आपने बेस्ट नेम जो पिछले 4-5 सालों में इंडिया में रिटर्न दिए, हो सकता है आपके पोर्टफोलियो वो बेस्ट नेम नहीं हो। तो 4-5 फंड से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हर कैटेगरी के अंदर 40 फंड हो गए, तो अभी टॉप क्वार्टर मतलब टॉप 25% फंड भी 10 हो जाते हैं हर कैटेगरी में। तो कैसे काम चलेगा 4-5 फंड से काम चला के? पहले कहानी और थी, पहले जो टॉप ब्रांड थी उनके परफॉर्मेंस भी अच्छे थे, ब्रांड भी अच्छा था, AUM भी रीजनेबल था, तो आपको उन 4-5 के बाहर जाना ही नहीं पड़ता था। लेकिन आजकल ऐसी कहानी नहीं है। आजकल बेस्ट परफॉर्मिंग, अगर आप 1 साल, 3 साल, 5 साल अगर बेस्ट परफॉर्मिंग इक्विटी स्कीम देखो तो आपको मालूम पड़ेगा कि जो अपने दिमाग में जो नाम है वो नाम की स्कीम ही नहीं है उस कैटेगरी के अंदर। जी। ऑलराइट, तो अगर आप डेट में निवेश कर रहे हैं, डेट पोर्टफोलियो रिव्यू करना चाहते हैं, तो सबसे पहले टाइम होराइजन, इनफैक्ट किसी भी निवेश के लिए टाइम होराइजन की क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। डेट फंड में आप एवरेज ड्यूरेशन और YTM से मैच कर लीजिएगा अगर, तो आपको अपनी पोर्टफोलियो को लेकर चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। और इक्विटी में किस तरीके से आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कर सकते हैं और किस तरह बेंचमार्क और पीयर ग्रुप से कंपैरिजन करके ये फैसला ले सकते हैं कि आपको फंड में रहना है या निकल जाना है, इस तरीके से आप काम करेंगे तो आपको
अपने पोर्टफोलियो को लेकर ये शंका नहीं होगी कि मेरा पोर्टफोलियो सही है या फिर नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया विजय सर आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और मैं खाली स्वाति जी एंड में बोलना चाहता हूँ कि ये थोड़ा इनिशियली डिफिकल्ट लगेगा इन्वेस्टर को, लेकिन अगर धीरे धीरे टाइम देना चालू करेगा तो उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और हो सकता है 3 महीने 6 महीने 1 साल में थोड़ा इसकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़े, उसके लिए आसान हो जाए काम। जी जरूर जरूर। तो फिलहाल के लिए शो में इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके सवालों के जवाब इस शो में दें तो आपको अपने सवाल हमें भेजने होंगे। सवाल जहां भी आप भेज सकते हैं वो सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। सवाल जब भी भेजते हैं तो अपना नाम और नंबर ज़रूर लिखिए ताकि आपसे हम बात भी कर सकें। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।